आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, टैक्स रेट के बारे में बात करेंगे। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि हमें टोटल इनकम कैसे निकालनी होती है। टोटल इनकम निकालने के बाद, टोटल इनकम आ गई ना सर, अगर पुराना रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज कर लीजिए। टोटल इनकम निकालने के बाद उस इनकम में से आपको स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम जो है उसे अलग छांट लेना होता है, और बाकी जो बच जाती है वो हमारी टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से इनकम होती है, जिस पर हमें टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स लगाना होता है। इसीलिए मैं आपको टैक्स रेट करवाने वाला हूं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम। इसका मतलब ये हो गया है कि आज के बाद आपको टोटल इनकम निकालने के साथ साथ उस पर कितना इनकम टैक्स लगता है वो भी आप लोग सीख जाएंगे। अगर आपको अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ना ही सिर्फ टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से सीखेंगे बल्कि आप टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से भी सीख जाएंगे कि अगर ये वाली मेरी पर्टिकुलर इनकम आ रही है या किसी भी क्लाइंट की आ रही है तो उस इनकम पर तो एक पर्टिकुलर रेट पर टैक्स लगेगा। और बाकी जो टाइप ऑफ पर्सन है वो मैं आपको पहले करवा ही रहा हूं। इंडिविजुअल के लिए क्या टैक्स रेट होती है सर? क्या कह रहे हो सर? इंडिविजुअल के लिए अलग होगी क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग रेट होगी क्या? कंपनी के लिए अलग होगी क्या? फर्म के लिए अलग होगी क्या? अरे भैया, अलग अलग नहीं होती, सेम ही रेट होती, तो टाइप ऑफ पर्सन पढ़ते ही क्यों? कहते सभी के लिए सब कुछ सेम है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी के लिए कानून में कुछ अलग प्रोविजंस हैं, एलएलपी फर्म के लिए अलग प्रोविजंस हैं, हफ के लिए थोड़े से अलग प्रोविजंस हैं। कहीं पर किसी को एग्जेम्पशन दी है जो सिर्फ इंडिविजुअल को मिल सकती है, कहीं पर किसी को एग्जेम्पशन दी है जो सिर्फ कंपनी को मिल सकती है। तो सभी के लिए जो है अलग अलग एग्जेम्पशंस वगैरह दी जाती है, अलग अलग डिडक्शंस वगैरह दी जाती है, और इसीलिए टाइप ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट है अलग अलग रेट पर टैक्स लगता है। टाइप ऑफ इनकम वाला नहीं, टाइप ऑफ पर्सन वाला अलग अलग रेट पर टैक्स लगता है। इंडिविजुअल के लिए अलग टैक्स रेट है, कंपनी के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग रेट है, तभी टाइप ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट हमने करा है। जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 60 ईयर से कम है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, अब ड्यूरिंग का मतलब होता है पूरे प्रीवियस ईयर में 60 साल से उनकी उम्र कम ही थी। अगर प्रीवियस ईयर में 60 साल से एक्सीड हो गई, बर्थडे आ गया और 61 ईयर की एज हो गई, तो फिर क्या होएगा? अरे भैया, 61 ईयर की अगर एज हो जाएगी तब तो वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, लेस देन 60 ईयर्स में फॉल नहीं करेगा। मैं ये कहता हूं कि उनकी ईयर 61 ईयर्स नहीं भी हुई है, 60 ईयर्स ही हो गई है, तो क्या वो लेस देन 60 ईयर्स में फॉल करेगा? 31 मार्च 2020 2020 31 मार्च 2020 जो है दोस्तों, उसको मैं कह रहा हूं कि रात को 9 बजे जन्म हुआ था, काफी साल पहले इस बंदे का, और 9:30 बजे ही एग्जैक्ट उसी टाइम पर इनकी जो उम्र है वो 60 ईयर्स की हो गई। तो क्या इनकी उम्र 60 ईयर्स रहेगी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, या 31 मार्च कंप्लीट होने तक इनकी उम्र 60 ईयर्स रहेगी? द आंसर इज नो। जैसे ही 9:30 हुआ, जब ये पैदा हुए थे, यही टाइम पर पैदा हुए थे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। वैसे तो उसी दिन बर्थडे आ जाता है, बट मैं कह रहा हूं उसी टाइम को भी क्रॉस कर लिया और आपके 9:31 हो गए, पीएम हो गए, तो इनकी उम्र हो जाएगी 60 साल 1 मिनट, यानी 60 साल से एक्सीड कर जाएगी। 60 साल कभी उम्र रह ही नहीं सकती है। हाँ, 1 सेकंड के लिए रहेगी, 1 क्षण के लिए रहेगी अगर देखा जाए तो, और उस क्षण के बाद जो है 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाएगी। बट हाँ, 61 ईयर्स अगले साल तक होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बढ़ के अगले साल तक 61 ईयर की एज होगी। तो यहां पर लिखा है लेस देन 60 ईयर्स, यानी कि उनकी जो उम्र है वो 60 ईयर्स की रीच ही नहीं करी पूरे प्रीवियस ईयर में। और आपके इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई प्रीवियस ईयर छोड़ो, प्रीवियस ईयर छोड़ो, हम तो असेसमेंट ईयर भी कहते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद जो अगला असेसमेंट ईयर आ रहा है, उस असेसमेंट ईयर के भी अगर फर्स्ट डे आपकी उम्र 60 साल की हो गई है तो भी आप हमारा हायर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, हायर स्लैब का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यानी कि आपको जो एज चेक करनी है वो 31 मार्च को चेक नहीं करनी है। जो भी प्रीवियस ईयर में आप एज चेक कर रहे हैं इंडिविजुअल की स्लैब रेट देखने के लिए, वो आप चेक करेंगे प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद जो अगला दिन है 1 अप्रैल का, जिसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उस दिन आप लोग चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर बंदे की एज कितनी है। आपको छूट दे दी है, क्योंकि कई लोगों का जो बर्थडे है वो मान लीजिए कि 31 मार्च को आ रहा है और 31 मार्च को 12:01 पर आ रहा है। अब अगर ये 1 मिनट पहले पैदा हो जाते, 2 मिनट पहले पैदा हो जाते, तो 31 मार्च को इनकी एज 60 ईयर्स हो जाती, और 60 ईयर्स होने की वजह से इनको ज्यादा बेनिफिट मिलते, सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा बेनिफिट है।
पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आपके असेसिंग ऑफिसर ने बोला, क्लैरिफिकेशन जारी करी है कि आप जो है ना 31 मार्च की जगह पर 1 अप्रैल को अपनी उम्र चेक कर लेना, आने वाला 1 अप्रैल जो अगले दिन का है। और अगर तब भी आप 60 साल के हो गई हैं, 1 अप्रैल को भी 60 साल के हो रही हैं, तो भी आप हायर स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से कम की है। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा और 10 लाख से ऊपर इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 11 लाख है तो ऐसा नहीं कि 11 लाख पर पूरे पर 30% लगेगा। अगर ये 11 लाख की इनकम किसी इंडिविजुअल की है जो कि 60 साल से कम है, तो पहले 2.5 लाख पर तो कुछ नहीं लगेगा। 2.5 लाख से जो 5 लाख है उसके बीच में भी 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख में 20% के करीब लगेगा, यानी 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख रुपए। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500 रुपए। और फिर 10 लाख से ऊपर वाली इनकम 1 लाख की और है इसकी, उस पर कितना लगेगा? 30%, यानी कि 30,000 रुपए। और ये सिर्फ अभी इनकम टैक्स का अमाउंट है। इसमें हम सरचार्ज भी जोड़ेंगे, बट इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, उसका कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ेंगे। इस बंदे को रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी इनकम जो है 5 लाख तक नहीं है। 5 लाख तक ही इनकम है तो फिर कोई टैक्स नहीं है सर, टैक्स बनेगा पर उतने का रिबेट मिल जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इस बंदे को 30,000 के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा। 30,000 के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा और ये इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा असेसमेंट ईयर में। बट अगर इसका टीडीएस कट चुका है ड्यूरिंग द ईयर, कुछ इसने एडवांस टैक्स दे दिया था प्रीवियस ईयर में ही, तो जो भी इसका लाइबिलिटी आएगी 1 लाख प्लस 12,500 प्लस 30,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, उसमें से माइनस करेगा। भाई इतना मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और बैलेंस अमाउंट ही इसे असेसमेंट ईयर में पे करनी पड़ेगी सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में। यहां तक की बात दोस्तों आपकी क्लियर हो गई है, तो हम पढ़ते हैं एक नोट जहां पर लिखा है इंडिविजुअल इंक्लूड्स बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, बोथ मेल एंड फीमेल और एनी अदर जेंडर। आप लोगों को मालूम है जेंडर मेल फीमेल के अलावा भी जेंडर होते हैं। होते हैं क्या? जी हाँ होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं। आप लोगों को मालूम है जिन्हें हम हिजड़े बोलते हैं, कई लोग छक्का बोलते हैं गलत लैंग्वेज में, तो अलग अलग जेंडर भी हो सकते हैं। मेल हो फीमेल हो कोई भी जेंडर हो, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जो बंदा है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसे इंडिविजुअल की कैटेगरी में डाला गया है। रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल की कैटेगरी में ही माना जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस तो हम इसलिए चेक करते हैं कि भाई रेजिडेंट के लिए हम फॉरेन इनकम को भी इंक्लूड करेंगे टोटल इनकम के लिए, और जो नॉन रेजिडेंट है उनके लिए फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। यही डिफरेंस होता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है, तो ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है कि 12 लाख की अगर इनकम आ रही है, 11 लाख का मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे, तो 12 लाख की इनकम आ रही है तो कैसे करेंगे, वो आपका होमवर्क है। वैसे देखोगे तो कुछ नहीं है, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% की रेट है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% की रेट है, 10 लाख से ऊपर 2 लाख आ रहे हैं उस पर 30% की रेट है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो जोड़ना ही पड़ेगा। सरचार्ज और रिबेट में से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। रिबेट 5 लाख तक मिलती है, उसके बाद इनकम है तो बिल्कुल रिबेट नहीं मिलेगा, और 50 लाख से ज्यादा इनकम है, 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज देना पड़ेगा। और यहां जो इसकी इनकम आ रही है वो दोनों के बीच में आ रही है, तो ना सरचार्ज का कॉन्सेप्ट ना रिबेट का कॉन्सेप्ट। हमारे जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर के हैं, और साथ में कंडीशन है कि वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे खुद के रेजिडेंट हैं, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। हमारे रेजिडेंट अपने लोग जो इंडिया में ज्यादातर रहते हैं, इंडिया में ज्यादातर इनकम कमाते हैं, इंडिया में रहते हैं, स्टे से देखा जाता है कितना आप इंडिया में रहे उस साल, ज्यादा रहते हैं तो आप रेजिडेंट माने जाते हैं, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर वो सीनियर सिटीजन हैं तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और बाकी सारी स्लैब रेट सेम है। 3 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, 10 लाख से जो ऊपर है 30%। इन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई है एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। वैसे तो प्रीवियस ईयर के एंड में देखते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में लास्ट डेट तक भी 60 साल की उम्र हो गई तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन 60 ईयर्स। अगर 60 साल होने के बाद 1 सेकंड भी आगे और हो गया तो ग्रेटर देन 60 ईयर्स उनकी एज हो गई। अब यहां पर क्या है, आपके असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि अगर आप चाहें तो आप 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर की एज भी ले सकते हैं, और यही एज को कंसीडर करेंगे जिससे सबका फायदा है, हायर बेनिफिट लेने का फायदा है। और आप जो है वेरी सीनियर सिटीजन के लिए भी जो 80 ईयर से ऊपर के हैं और साथ में अपने लोग हैं ज्यादातर इंडिया में रहते हैं, उनके लिए भी
आप 1 अप्रैल को एज चेक करेंगे और मजे की बात यह है कि पहले 5 लाख तक उन्हें टैक्स नहीं देना होता है। इंडिविजुअल जो कि वेरी सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर के हैं, 80 साल की एज चेक कर रहे हो प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे, पर आपके जो है असेसिंग ऑफिसर ने जो है सीबीडीटी जो है उसने क्लैरिफिकेशन जारी करी है कि आप 31 मार्च की जगह अगले दिन का 1 अप्रैल को एज चेक कर सकते हैं, और अगर उस दिन भी आप 80 साल के हो गए हैं तो भी आप प्रीवियस ईयर में हायर स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं सर, बाकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 10 से ऊपर 30%। मजे की बात यह है कि ये जो हायर स्लैब का बेनिफिट मिला है ना, ये नॉन रेजिडेंट को नहीं मिला है, ये उन इंडिविजुअल को मिला है जो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन है और अधिकतर इंडिया में रहते हैं। तो नॉन रेजिडेंट के लिए वही स्लैब रेट लगेगी जो लगती है। 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30%। मजे की बात यह है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उन सब के लिए भी वही रेट लगेगी जो इंडिविजुअल्स के लिए लगती है जो 60 साल से नीचे के हैं। यानी पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 लाख के बीच में 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है सर? सेम ही रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म है, एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या फर्म हो, 30% रेट है टैक्स की, यानी फ्लैट रेट। यहां पर स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जितनी इनकम आई है उस पर सीधा 30% आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड उस इनकम में से आपने टाइप ऑफ इनकम वाली इनकम अलग निकाल ली है, और बाकी जो इनकम है टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स होने वाली इनकम है, उस पर आप डायरेक्टली 30% से मल्टीप्लाई करके टैक्स देंगे, जो टोटल इनकम है डिडक्शंस के बाद जो आ रही है। जो लोकल अथॉरिटीज हैं उसे भी 30% पर टैक्स देना होता है। हालांकि लोकल अथॉरिटीज जो हैं आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत एटसेट्रा, उनकी काफी सारी इनकम जो है एग्जेम्प्ट होती है, जो सीए फाइनल में आप शायद पढ़ेंगे। पर अगर वो प्रॉफिट मेकिंग काम भी कुछ कर रहे हैं, एडिशनल कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, तो फिर इनकम पर टैक्स देना होता है, और इसकी टैक्सेबिलिटी आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, रेट जरूर है कि अगर आपको टोटल इनकम निकाल कर दे दी है लोकल अथॉरिटी की, तो आप 30% से मल्टीप्लाई करके उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। पर टोटल इनकम निकालें लोकल अथॉरिटी की, वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ इंडिविजुअल जो है उसकी टोटल इनकम निकालना है, और सीए फाइनल में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, सबकी असेसमेंट है, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन है, सब कुछ है सीए फाइनल में। जो दोस्तों कंपनियां होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए जो है 40% की टैक्स रेट है, और डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी 30% की टैक्स रेट है। हालांकि जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम का था, यहां पर करोड़ नहीं लिखा है, 400 करोड़ लिखेंगे आप, 400 करोड़ से कम का था टर्नओवर, इक्वल टू और लेस देन 400 करोड़, यानी 400 करोड़ तक का टर्नओवर था इन प्रीवियस ईयर 17-18। जी हाँ, हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 19-20 की इनकम, और हो सकता है कि अगले साल हम कर रहे हैं 20-21 की इनकम, बट ये हम चेक कर रहे हैं कंडीशन 17-18 ईयर की। कुछ साल पहले गवर्नमेंट लेकर आई थी कि भाई 16-17 साल में जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक था वो बेनिफिट ले सकते हैं। फिर अगले साल गवर्नमेंट ने कहा कि यार वो तो सिर्फ 1 साल के लिए था, 400 करोड़ कर देते हैं, और 17-18 का टर्नओवर कर देते हैं कि जिनका टर्नओवर 17-18 में 400 करोड़ तक था उन्हें भी 25% रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। और जो अभी नोटिफिकेशन आई है नवंबर 2019 में, नवंबर 19 अटेम्प्ट के लिए नहीं, दिसंबर 19 अटेम्प्ट के लिए नहीं, नवंबर 19 में नई नोटिफिकेशन आई है। अक्टूबर में अनाउंसमेंट आई थी, तो नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपके लिए जो है एप्लीकेबल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, जहां पर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि डोमेस्टिक कंपनियां जो है उनको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि यदि वो कोई भी एग्जेम्पशन और इंसेंटिव अवेल ना करें जो कंपनियों को मिलता है, कोई भी एग्जेम्पशन ना लें जो कंपनियों के लिए है, कोई भी इंसेंटिव ना ले जो कंपनियों के लिए है, उस केस में हम उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि वो टैक्स जो है 22% रेट पर दे सकते हैं, और साथ में सरचार्ज और सेस जोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद उनका टैक्स रेट निकल कर आएगा 25.17%। ये एक कंसेशनल रेट है टैक्स की, और वो कंपनियां कर सकती है जो इंसेंटिव और एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहती है। यानी ये फायदा पहुंचाया गया डोमेस्टिक कंपनीज को। और आप लोग देख लेना, जो फॉरेन कंपनी है उसकी भी टैक्स रेट जो है आने वाले सालों में कम हो जाएगी।
निर्मला सीतारमण जी जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात और बोली, और वो ये बोला कि अगर कोई नई कंपनी लगाता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाता है 1 अक्टूबर 2019 के बाद लगाता है, या 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद लगाता है, और वो चाहता है कि मैं एग्जेम्पशन इंसेंटिव ना लूं, कोई इंसेंटिव कोई एग्जेम्पशन में ना लूं, उस केस में जो है वो 15% रेट पर ही टैक्स दे सकता है। और सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस के बाद जो रेट आएगी 17.01% की रेट आएगी, कंसेशनल रेट। इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, सोचो। इंडिविजुअल जो है भाई 30% रेट पर टैक्स देता है अगर 10 लाख से ऊपर की उसकी इनकम आ रही है, और वहीं अगर वो कंपनी बना ले तो उसे 22% पर टैक्स देना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नई बना ले 1 अक्टूबर 19 या उसके बाद बना ले, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा, गवर्नमेंट कहती प्रॉफिट कमाओ 15% पे टैक्स देना, सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस के बाद 17.01% पर आपको टैक्स देना होगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। क्या यही है बस? हाँ जी, यही है आपके कोर्स में टैक्स रेट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पर्सन। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप पॉज ले सकते हैं, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टैक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम, कि इनकम के हिसाब से भी टैक्स लगता है। अगर आपकी इनमें से कोई भी इनकम है तो फिर जो रेट यहां लिखी है आपको उसी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। कौन कौन सी इनकम है वो देखें यहां पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसका सेक्शन है 112, अगर आप लोग घर बेचते हैं, घर होना चाहिए तभी बेच पाएंगे ना, हाँ जी, नहीं है तो पहले लीजिए, और लेने के बाद अगर आप घर को हायर अमाउंट पर बेचते हैं, शेयर्स को हायर अमाउंट पर बेचते हैं, तो ये आपके कैपिटल एसेट होते हैं। इसके अलावा जो है बिजनेस के सभी एसेट्स जो हैं वो भी कैपिटल एसेट होते हैं। तो अगर कैपिटल एसेट है, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है, आपके जो शेयर्स वगैरह है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, अगर आपका कैपिटल एसेट है और उसे आप एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा रखने के बाद बेचते हैं, लॉन्ग टर्म अपने पास रखने के बाद बेचते हैं, तो उस केस में जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, और उस गेन पर जो है 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यही अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन, यही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर से आ रहा है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड से आ रहा है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से आ रहा है, तो आपको 10% रेट पर टैक्स देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे कर दिया हो। और होने के बाद भी पहले इसको पूरा एग्जेम्प्ट किया जाता था, अब इसको टैक्स कर दिया गया है, इस पर टैक्स लगा दिया गया है। पर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फिर भी हम टैक्स तो लगा रहे हैं, पर 1 लाख तक हम फिर भी टैक्स नहीं लगाएंगे, और 1 लाख से जो ऊपर का आएगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ये गवर्नमेंट का बड़प्पन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई साल पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था, नो टैक्स। गवर्नमेंट कहती है कि आप इक्विटी शेयर में पैसा डालिए, प्रॉफिट कमाइए, बेचिए, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोगों ने कितना पैसा कमाया। फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि अमीर लोग इस पर पैसा कमाते हैं, गरीब बेचारा उसको वो तो पैसे डुबोता है। गरीब के पैसे जाते हैं, अमीर को ट्रांसफर होते हैं, ये शेयर मार्केट का गेम चलता है। तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो हमारा मिडिल क्लास और गरीब है वो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट क्या कमाएगा साल में। 1 लाख प्रॉफिट कमाना बहुत बड़ी बात होती है। यानी करीब करीब आप मान लीजिए कि अगर आपने 5 लाख 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो भी 20% का रिटर्न अगर आएगा, तब जाकर जो है आप लोगों का 1 लाख से ऊपर का गेन बनेगा। तो अगर 1 लाख से ऊपर का गेन है तो सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पर हम टैक्स लगाएंगे, वो भी सिर्फ 10% पर लगाएंगे। यानी जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उस पर तो ज्यादा बर्डन आया नहीं। जो बहुत अमीर है उसका भी 1 लाख तो एग्जेम्प्ट कर दिया, और बाकी जो इनकम है उस पर भी सिर्फ 10% रेट पर टैक्स लगा रहे हैं। 10% रेट पर टैक्स लगा रहे हैं। अगर कहीं और से इनकम आती तो आपको पता है कि इंडिविजुअल है 30% रेट पर टैक्स लगती है, पर उस बंदे का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाएगा इक्विटी शेयर से, आपको मालूम है इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी कि म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला, कई लोगों ने पैसा डाला, और उन पैसे को म्यूचुअल फंड ने अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगा दिया। जो म्यूचुअल फंड अधिकतर शेयर्स में पैसा लगाता है, इक्विटी शेयर्स में, उसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और यहां पर अगर वो शेयर्स को बेचता है, कोई बात नहीं, वो तो म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी है सीए फाइनल में, बट अगर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच देते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच देते हैं, तो उसका भी सेम ही कैटेगरी आएगी कि जैसे इक्विटी शेयर है, डायरेक्टली परचेज ना कर आपने म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया, और म्यूचुअल फंड में सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता है। कि मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का है, 10 लोगों ने जो है 10 रुपए दिए, या 100 लोगों ने 10 रुपए दिए, तो 1000 रुपए कलेक्ट हो गए म्यूचुअल फंड के पास। उसने एक शेयर परचेज कर लिया, और उसने एक शेयर जो है
उसने एक शेयर जो है वो परचेज कर लिया। म्यूचुअल फंड ने अपने यूनिट्स रखे कि भाई देखो 100 रुपये जो हैं उसका मैं 1 यूनिट रखूंगा। 10 लोगों ने परचेज करा, सभी को 1 1 यूनिट मिल गया। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये। ऐसे गेम चलता है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड आपको शेयर का एक टुकड़ा देती है। हो सकता है वो रिलायंस की बजाय एक कंपनी का बाय करता है जो 200 रुपये का है शेयर, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो 300 का है, एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो 500 का है। उसने 1000 रुपये को ऐसे इन्वेस्ट कर दिया है आप सभी लोगों के जिन्होंने 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं, तो उसमें आपको इन सभी शेयर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाता है। म्यूचुअल फंड आपको उनकी यूनिट्स देता है, और म्यूचुअल फंड की अगर आप यूनिट्स बेचते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स बेचते हैं, वैसे डेट ओरिएंटेड भी होते हैं, पर अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचते हैं और उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता है, जो कि उन्हीं पर लगता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, जिन्हें ट्रेड किया जा सकता है, उन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और ये आप एजम्पशन मान सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा तभी मानिएगा, अदरवाइज लिख कर आइएगा कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस पर पेड है। नहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा एसटीटी हैज बीन पेड, तभी आपको पता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, इक्विटी शेयर्स है, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। यानी आपने एक ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट का काम है कि जो भी पैसा आएगा उसको वो किसी एंटिटी को ट्रांसफर करेंगे, और एंटिटी जो है उससे इन्वेस्टमेंट कर कर पैसा कमाकर आप लोगों को लौटाएगी। पर ट्रस्ट का फायदा ये होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है उसके लिए अप्रूवल वगैरह देते हैं, देख रेख करते हैं आपके पैसों की कि गड़बड़ ना हो जाए, जो यहाँ पर फंड मैनेजर है वो गड़बड़ ना कर दें, वो ट्रस्ट का काम होता है। तो अगर ट्रस्ट बनाकर भी किया जा रहा है तो ट्रस्ट भी वहां पर अपने यूनिट्स देती है जैसे म्यूचुअल फंड देता है। और उस केस में जो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पेड और अपने यूनिट्स को बेच दिया और ज्यादा समय रखने के बाद बेचा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा और एक्सेस वाले पोर्शन पर 10% रेट पर टैक्स लगेगा सबके लिए। कंपनी हो, एलएलपी हो, फर्म हो, मैं हूं, आप हो, सबके लिए सेम रेट पर टैक्स लगेगा। ये टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20% रेट पर टैक्स लगेगा सेक्शन 112 में। ये है 112 यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक बात और बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी यही चीजें हैं बट आपने इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने ये सभी चीजें जो है 1 साल से कम अपने पास रखी है, और अगर 1 साल की ड्यूरेशन में ही खरीद कर बेच दिया, 1 साल भी अपने पास होल्ड नहीं किया, उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर रेट जो है 15% है, प्रोवाइडेड एसटीटी हैज बीन पेड। कई मेरे स्टूडेंट्स होंगे, चतुर चालाक होंगे, वो पूछेंगे सर मान लीजिए कि इक्विटी शेयर तो हमने खरीदा, इक्विटी शेयर हमने बेचा, 1 साल रखने के बाद बेचा, पर हमने एसटीटी पे नहीं किया है। हो सकता है, वैसे तो ऑटोमेटिकली एसटीटी पे होता ही है, पर मान लेते हैं कि आपने एसटीटी पे नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया, एसटीटी पे नहीं किया, क्या होएगा सर? कुछ नहीं होएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जी हाँ है, एसटीटी पेड है, जी नहीं है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स है, इस कंडीशन में तो फॉल नहीं करेगा, तो ऊपर वाली कंडीशन में फॉल करेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जैसे 20% का रेट लगता है वही रेट लगेगा। यानी जो भी चीजें हैं उनकी कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगी तब आप उसे फॉलो करेंगे, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए भी कुछ दे रखा है अगर उस पर एसटीटी पेड नहीं है तो? देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ इन 3 एसेट्स का दे रखा है, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन 3 पर्टिकुलर एसेट्स के लिए आपको दे रखा है सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन। अगर इसके अलावा किसी एसेट से आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है तो उसे नॉर्मल इनकम मानकर ही टैक्स लगेगा। नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में हम रखेंगे, यानी टोटल इनकम में जो भी आपकी ये वाली चीजें हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसको आप अलग निकाल देंगे, और जो चीजें गिवन नहीं है वो सारी नॉर्मल इनकम में पड़ी रहेगी, और जो स्लैब रेट होता है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। सर कौन बनेगा करोड़पति का शो देख रहा हूं, बड़ा जानने की क्यूरियोसिटी है कि उसमें जो पैसा जीतते हैं उस पर कितने रेट पर टैक्स लगता है। सेक्शन 115BB, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, कार्ड गेम्स, गेम शोज, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हॉर्स रेसेस अदर देन हॉर्स रेसेस, सभी पर रेस पर पैसा लगाते हैं, घोड़ा जीतेगा, गेम शोज खेलते हैं, सभी पर 30% रेट पर टैक्स लगता है, फ्लैट 30% पर, आंख बंद करके 30% पर टैक्स लगता है। 115BBDA, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, पहले पूरा एग्जेम्प्ट होता था,
पूरा एग्जेम्प्ट होता था। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस पर टैक्स देगी, जो प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रही है डिविडेंड की फॉर्म में उस पर भी शेयर होल्डर की जगह कंपनी टैक्स देगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स उसे बोलते हैं। 15% 17% रेट पर होता है। गवर्नमेंट को लगा लोग बहुत सारा डिविडेंड ले लेंगे, ऐसे तो डायरेक्टली पैसा कमाने के बजाय वो डिविडेंड की फॉर्म में कमा लेंगे। बहुत चक्करबाजी हो गई और उन्हें कम रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम कंपनियों को टैक्स नहीं लगाते और इंडिविजुअल पर ही लगाते कि आपकी ये इनकम हुई है डिविडेंड की तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो हायर स्लैब रेट में आते और 30% रेट पर टैक्स देना पड़ता। बट कंपनियों से जो डिविडेंड मिला वो पहले एग्जेम्प्ट था, पूरी तरह से कम रेट पर टैक्स लगकर एग्जेम्प्ट था, क्योंकि कंपनी ने पे कर दिया तो इंडिविजुअल्स के लिए टैक्सेबल नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा देखिए अगर आप बहुत ज्यादा डिविडेंड कमा रहे हैं तो 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट रहेगा, 10 लाख से ऊपर का जो हिस्सा है वो 10% पर टैक्सेबल रहेगा। 10 लाख से ऊपर का जो हिस्सा है 10% रेट पर टैक्सेबल रहेगा। कंडीशन ये है कि डिविडेंड जो है वो इंडियन कंपनी दे रही हो, पहली कंडीशन। मतलब सर अगर फॉरेन कंपनी दे रही है तो पूरा एग्जेम्प्ट है क्या? अरे भैया फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा था वो तो पहले भी एग्जेम्प्ट नहीं था और अभी भी एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि जब फॉरेन कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया तो उसने थोड़ी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया होगा, गवर्नमेंट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया होगा, नहीं। हमारी इंडियन कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया होगा, फिर आपको जो है डिविडेंड प्रोवाइड किया था, डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया था, इसलिए आपके लिए पहले एग्जेम्प्ट होता था। तो उसी इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपके लिए 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, बाकी का पोर्शन जो है 10% पर टैक्सेबल रहेगा। और फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो पूरा ही टैक्सेबल है, क्योंकि उसको हमने एग्जेम्पशन में नहीं पढ़ा, ना ही हमने स्पेशल रेट पर पढ़ा है, वो टैक्सेबल रहेगा, नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों एक और खास बात है कि अगर ये डिविडेंड रेजिडेंट को मिलता है तब 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अगर ये नॉन रेजिडेंट को मिलता है, अगर ये नॉन रेजिडेंट को मिलता है तो उनके लिए 10 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पर टैक्स नहीं लगाया गया है। यहां पर इन्होंने पहले वाले सेक्शन को हटाया नहीं, पहला वाला सेक्शन एग्जिस्ट करता है, सेक्शन 1034 पहला वाला सेक्शन एग्जिस्ट करता है, जहां पर बोला गया था डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी विल बी एग्जेम्प्ट फॉर द शेयर होल्डर्स, ये लिखा है सेक्शन 1034 में। और सेक्शन 115 WBDA में लिख दिया कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय रेजिडेंट फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय रेजिडेंट फ्रॉम इंडियन कंपनी विल बी एग्जेम्प्ट टिल 10 लाख एंड विल बी टैक्सेबल आफ्टर दैट एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि अगर नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से वो अभी भी एग्जेम्प्ट होएगा 1034 में, और अगर आपको फॉरेन कंपनी से मिल रहा है, किसी भी इंडिविजुअल को फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो वो पहले भी एग्जेम्प्ट नहीं था, अभी भी एग्जेम्प्ट नहीं है। मजे की बात यह है कि ये जो प्रोविजन है डिविडेंड वाले, अगर डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को डिविडेंड मिल रहा है तो उनके लिए भी डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई है? अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई तो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है सेक्शन 115 BBE, unexplained money, unexplained expenditure, unexplained investment, not fully disclosed, cash credit amount borrowed और repaid on हुंडी। अगर ये चीजें हैं तो 60% रेट पर टैक्स लगेगा फ्लैट, और सरचार्ज भी लगेगा स्पेशल रेट पर 25% पर। हाँ जी, सरचार्ज की भी रेट इन्होंने दे दी है कि 25% पर सरचार्ज लेंगे और उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे, टैक्स प्लस सरचार्ज की अमाउंट पर। तो ये सारा काम जाम करके दिया है, बट समझ नहीं आ रहा कि अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या है, ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। दोस्तों पहले मैं आपको कैश क्रेडिट समझाता हूं। सेक्शन 68 में लिखा है कैश क्रेडिट क्या होता है। समझ लेना, बहुत काम की बात है, पेपर में कभी आता नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई क्रेडिट में यहां पर लाइबिलिटी बुक करी है, मान लेते हैं आपने दिखाया आपको 10 लाख रुपए का लोन मिला, यहां पर आपने बैंक दिखाया 10 लाख का लोन दिखाया, क्या ये आपके लिए टैक्सेबल होएगा? द आंसर इज नो। पैसे आपको मिले हैं 10 लाख, बट ये लोन के पैसे हैं जो बाद में चुकाने पड़ सकते हैं, बाद में चुकाने पड़ सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप ये लोन जो है 10 साल तक 20 साल तक कभी चुकाते ही नहीं है, कभी चुकाते ही नहीं इस लोन को। क्योंकि जो आपका या किसी दोस्त का ब्लैक मनी था, कैश में जो मनी था, वो कैश में पेमेंट लेकर आपने लोन दिखा दिया, अपनी बुक्स में अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अगर आप बुक्स में अमाउंट क्रेडिट करते हैं तो आपसे असेसिंग ऑफिसर पूछ सकता है भाई ये पैसे कहां से आए, फ्रॉम वेयर यू हैव अर्न दिस मनी, फ्रॉम वेयर द मनी केम फ्रॉम। अगर आप असेसिंग ऑफिसर को यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर आप नहीं बता पाते कि ये पैसे कहां से आए, या आप एक्सप्लेनेशन देते हैं बट वो रीजनेबल नहीं होती है, इसके नेचर और सोर्स की जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं
वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती असेसिंग ऑफिसर को, तो बोलेगा भैया ये आपकी इनकम है, ये आपने जो बुक्स में अमाउंट क्रेडिट करी है आपकी इनकम है और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा जिस ईयर में असेसिंग ऑफिसर पकड़ेगा। सिमिलरली आपकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड मनी ज्वेलरी हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है जो आपके पास हो बट आपने बुक्स में रिकॉर्ड ना किया हो। ऑफिस में गए, ऑफिस में जाकर पता लगा कि वहां पर जो है ज्वेलरी पड़ी हुई है, गोल्ड के जो बिस्किट्स आते हैं, गोल्ड की जो ईंटें आती है वो पड़ी हुई है। पूछा गया कि भाई ये जो ईंटें वगैरह पड़ी है, जो गोल्ड वगैरह आपके पास इतना पड़ा हुआ है तिजोरी में, ऑफिस की बात कर रहा हूं, ये आया कहां से? अनएक्सप्लेन्ड मनी, करोड़ों रुपए का कैश पड़ा हुआ है, कहां से आया? बुक्स में नहीं शो हो रहा है, बुक्स में शो हो रहा है फिर ठीक है, बुक्स में शो नहीं हो रहा है, पैसे पड़े हुए हैं, मिल गए, छापा मारा, पैसे मिल गए। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मिल गई। किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं जो बुक्स में कभी रिकॉर्ड ही नहीं करे हैं, कभी शो ही नहीं करा, कभी उस इनकम पर टैक्स दिया ही नहीं जिस इनकम से आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, प्रॉपर्टी के कागज कभी दिखाए नहीं, कभी शो ही नहीं किया आपने एसेट में अपने। तो यानी कि ब्लैक से पैसा आया होगा, ब्लैक से पैसा आया होगा, ब्लैक में इन्वेस्ट किया होगा, कैश देकर प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसे आपने कभी शो ही नहीं करा, उस इनकम पर कभी टैक्स ही नहीं दिया। तो जब ये आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे पैसा आया कहां से, तो फिर असेसिंग ऑफिसर समझ जाएगा जरूर काला धन होएगा जिस पर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया होगा, मनी के लिए यूज किया, या फिर आप एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर रहे हैं। कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो यार, शादियां होती है, रिटर्न कभी भरी नहीं सर ने, पर 80 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च कर रहे हैं। पैसा आया कहां से सर? इनकम टैक्स वाले शादियों में भी पहुंच जाते हैं, पैसा आया कहां से? अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि पैसा कहां से आया, कि भाई देखो मैंने इतना पैसा कमाया, वो कहेंगे हाँ ठीक है, 20 साल में मैंने इतना इतना जोड़ा, वो कहेंगे ठीक है, टैक्स नहीं बनता था, वो कहेंगे ठीक है। आपने अगर नेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफर कर दी तो ठीक है। आप बोलेंगे मुझे लोन मिल गया, इस बंदे ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई किया जाएगा। पर अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए आप, या जो एक्सप्लेनेशन दी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, ये तो आप बोल नहीं सकते कि मैंने खूब सारा पैसा कमाया। अगर खूब सारा पैसा कमाया तो उस पर इनकम टैक्स तो कभी दिया नहीं आपने, तो इतना पैसा कमाया कहां से कि 80 लाख रुपए जोड़ भी लिए और अब शादी में खर्च भी कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाएंगे तो भी असेसिंग ऑफिसर उस पर्टिकुलर इनकम पर, पर्टिकुलर अमाउंट पर पूरा पूरा टैक्स लगा देगा 60% रेट से। और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने शो तो करी है, बिल्कुल शो करी है, आपने एक प्रॉपर्टी ली है 10 करोड़ रुपए की, एक्चुअली में 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है, आपने 4 करोड़ रुपए जो है बैंक अकाउंट से पेमेंट करी, बुक्स में आपने 4 करोड़ रुपए में दिखाई, 6 करोड़ आपने कैश में पेमेंट करी है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप दिखा रहे हैं भाई मैंने 4 करोड़ का एसेट परचेज किया हुआ है। असेसिंग ऑफिसर बोलता है ये 4 करोड़ का एसेट क्या है? वो कहता है ये वाली जमीन है। असेसिंग ऑफिसर को लगता है, इनकम टैक्स ऑफिसर को, यार ये तो 10 करोड़ की जमीन है, ये तो 15 करोड़ की भाव हो गया इसका, तो 4 करोड़ में तो कहीं से नहीं मिल सकता ये। तो अगर उसने जान लिया कि भैया यहाँ पर कुछ आपने झोल किया है, कहीं से ब्लैक में पैसा देकर खरीदा होगा, तो जो डिफरेंस है, यानी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसका डिफरेंस को वो टैक्स लगा सकता है, बोल सकता है कि ये आपकी इनकम है, जिस ईयर में पकड़ा उस ईयर में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ जी। और आखिरी ये भी है, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अदर देन अकाउंट पे चेक। आप लोग लोन वगैरह लेते हैं बैंकों से, पुराने टाइम में दोस्तों ये सिस्टम होता था जहां पर हुंडी से पेमेंट ली जाती थी, हुंडी से अमाउंट बोरो करी जाती थी, एक डॉक्यूमेंट बना लेते थे, मैंने आपको इतना पैसा दिया है, फिर उसको हम रीपे करते थे। ये हुंडी जो है आप गूगल पे देख सकते हैं कि हुंडी कैसी दिखती है, एक डॉक्यूमेंट कागज जैसा। पहले के टाइम पे बैंक्स इतने नहीं होते थे, एक दूसरे से अमाउंट बोरो करना पड़ता था, तो वो हुंडी होती है, उस पर स्टैम्प वगैरह भी लगती थी, थोड़ा सा रजिस्ट्री वगैरह करके कागज पत्र बना के कि हाँ ठीक है मैंने इसको इतना अमाउंट दिया है। बट अगर वो कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अमाउंट बोरो करी वो भी, अमाउंट रीपे करी वो भी, हुंडी पर अगर आप बोरो और रीपे करेंगे, उस अमाउंट को भी अगर असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया, छापेमारी हुई, पकड़ लिया, नहीं पकड़ा फिर तो जो मर्जी करो यार, कैश में खरीदो, कैश में बेचो, पैसे इकट्ठा करो। डॉक्टर्स का एग्जाम्पल देता हूं आपको। डॉक्टर्स क्या है, कैश में तो पैसा लेते हैं, जिन्होंने अपने क्लिनिक खोले हुए हैं कैश में तो पैसा लेते हैं, और वो कैश 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 आते रहता है, कभी उसको इनकम दिखाते ही नहीं है। उसी कैश से या तो प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे या फिर ज्वेलरी वगैरह ले लेंगे, उसे छुपा कर रख देंगे। अब अगर असेसिंग ऑफिसर ये पकड़ ही नहीं पाएगा तो उनके पास तो करोड़ों की संपत्ति रहती है जिस पर कभी टैक्स दिया ही नहीं होता। यही ब्लैक मनी होती है, यही ब्लैक मनी होती है। ब्लैक का व्हाइट काम नहीं करते, वैसे सीए वाला काम भी मैं नहीं करता जो ब्लैक का व्हाइट करने का काम होता ही नहीं है। पहली बात तो
पता नहीं कहाँ से बच्चे सुनकर आते हैं, बोलते हैं ब्लैक का व्हाइट कैसे करें। भाई हमने ऐसा ना कोई काम किया है ना देखा है, हमें नहीं मालूम ये ब्लैक का व्हाइट कैसे होता है। बट हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा कि टैक्स को अवॉइड लोग कैसे करते हैं, टैक्स से बचने की कोशिश कैसे करते हैं, वो मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली अगर हुंडी पर आप बोरो करते हैं तो वो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। अगर अकाउंट पे चेक से अगर आप बोरो कर रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं, दोनों ही चीजें अकाउंट पे चेक से करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा होता है कि जिस बंदे का नाम है उसी के खाते में पेमेंट जाएगी और उसी बंदे को वापस मिलेगी। मतलब पहले आपने बोरो किया तो आपके खाते में जाएगी, जब आप रिटर्न करेंगे तो फिर जिसने आपको लोन दिया उसके खाते में पेमेंट जाएगी। अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हुंडी पर बोरो कर रहे हो बट अकाउंट पे ही चेक से बोरो नहीं करते, रीपे नहीं करते, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, या कैश क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो एक्सप्लेनेशन, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, इन सब पर 60% रेट पर टैक्स लगता है, सरचार्ज 25% पर लगता है और उस सभी अमाउंट पर लगता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सभी हैं आपकी टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से क्या क्या टैक्स रेट है। और इसके अलावा मानकर चलिए इस टाइप ऑफ इनकम के अलावा और कोई भी इनकम नहीं है जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता होगा। यानी अगर आपको ये टाइप ऑफ इनकम सारी मालूम है कि इन पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है और आपको ये मालूम है कि टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से कितना टैक्स बनता है, क्या टैक्स रेट है, तो बस आप किसी भी बंदे का इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी आए। मेन मुद्दा टोटल इनकम कैलकुलेट करने का है। अगर कोई भी इंसान आपको टोटल इनकम अपनी बता दे, उसके कंपोनेंट्स बता दे, तो आप ये जरूर बता सकते हैं कि किस पर कितनी रेट पर टैक्स लगेगा और बाकी इनकम पर कितना टैक्स बनेगा। और भी चीजें हम जानेंगे, टोटल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। भाई 5 हेड्स की इनकम होती है बट 5 हेड्स की इनकम कैसे निकलती है, डिडक्शन कौन कौन सी मिल सकती है जिससे आप टैक्स प्लानिंग कर पाए किसी की। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो पैसा बचेगा आपका। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, मैसेज कर सकते हैं आप, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। भाई बहुत अफोर्डेबल बैच आ रहा है और मैंने अभी एक रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है कि जो भी हमारे बैचेस आएंगे इनकम टैक्स के, वो इनकम टैक्स का बैच पूरा होने के बाद यानी कि नवंबर 20 में इसका अटेम्प्ट आने वाला है। तो नवंबर 20 के बाद पुराने हो जाएंगे ये वीडियो और इन्हें फ्रीली यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। उस टाइम तक मैं नेक्स्ट बैच अनाउंस कर दूंगा, नेक्स्ट बैच की मैं तैयारी करवा रहा हूँ उस टाइम तक। और फिर जब वो पूरा हो जाएगा, उसकी क्लासेस हो जाएंगी, उसके एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर उसे फ्री कर दिया जाएगा। उसके लिए मैंने एक इनकम टैक्स क्लासेस कर एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे। तो आप अगर टाइप करेंगे इनकम टैक्स क्लासेस और फिल्टर में जाएंगे यूट्यूब में और चैनल पर टिक लगाएंगे तो वहां पर आपको चैनल दिखेगा। आने वाले टाइम में हमेशा इनकम टैक्स फ्री रहेगा, पुराने वाले वीडियोस और नई वीडियोस पेड रहेंगे, अफोर्डेबल क्लासेस रहेगी। जिन्हें लेटेस्ट कंटेंट लेना है, जिन्हें लेटेस्ट वीडियोस देखने, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से कवर करना है, उनके लिए तो पेड बैच रहेगा। और जो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं वो यूट्यूब पर पुराने वीडियोस देखकर अपना काम चला सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने तैयार किया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और प्रैक्टिकल बातें करेंगे और चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।